वीडियो मोड में व्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस। इस व्याख्यान को सुनने वाले सभी विद्यार्थी, शोधार्थी, अध्यापक, अध्यापिकाएं और जिज्ञासुओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वीटी श्रीवास्तव दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर अध्यापनरत हूँ। इस वीडियो मोड के व्याख्यान में विशेष रूप से जिन चीज़ों को लिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अंतर्गत रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए, सिनॉप्सिस को किन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाए जिससे कि आगे की शोध में कठिनाइयाँ ना आए, इस बात का ध्यान रखा गया है। और एमएड और पीएचडी के स्टूडेंट के सिलेबस में भी रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस है, तो वह लोग इस व्याख्यान के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या है, इसको समझने के लिए आपको रिसर्च ये जानना ज़रूरी है कि रिसर्च अगर हम करने जा रहे हैं तो उसका एक खाका खींच लेना ही प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस में विभिन्न जो गतिविधियां हमको रिसर्च के दौरान करनी है उनको संक्षिप्त रूप में पहले से ही संजो के रख लिया जाता है और उनको समय समय पर उनका उपयोग करते हुए अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि बीच में आने वाली कठिनाइयाँ बार बार उसके विषय में विचार नहीं करना होता, पहले से ही सब ध्यान में रखकर उसको निर्मित किया जाता है। जैसे कोई इंजीनियर अगर कोई बिल्डिंग, कोई पुल बनाता है तो एक नक्शा तैयार करता है और उसी के आधार पर सारे काम होते चले जाते हैं, जिससे कि बहुत ही साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिविटी से काम होता है। रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए सबसे पहले हमको डिसाइड करना होता है कि हम किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं और क्या टॉपिक होगा, क्या हमारी समस्या रहेगी और वो समस्या हमारे इंटरेस्ट की भी होनी चाहिए और सामाजिक और शैक्षिक रूप से वो इम्पोर्टेंट हो, समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो और शैक्षिक समाज की समस्याओं को सॉल्व करने वाली हो और व्यक्तिगत रूप से भी उसका उपयोग किया जा सके, उसके समाधान का उपयोग अपने जीवन काल में, अपने शैक्षिक काल में, अपने सामाजिक काल में किया जा सके और उसका लाभ उठाया जा सके। प्रॉब्लम इनोवेटिव होनी चाहिए जिससे कि नए तथ्य, नए विचार उभर के आएँ और समाज के लोगों को, शैक्षिक जगत के लोगों को लाभ पहुंचा सके। हर एक कोई हर समय, हर समस्या के समय में के विषय में अनुसंधान या रिसर्च नहीं कर सकता। ये अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जिन समस्याओं पे अध्ययन हो चुके होते हैं उसके आधार पर ही विज़न और फोकस मिल पाता है समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को और शैक्षिक समाज के लोगों को। अतः ज़रूरी है कि समस्या जो भी शोध करता हो वो समस्या को ऐसा ढूंढे कि वो बर्निंग टॉपिक हों, जिनकी समाज को आवश्यकता हो, जिनके समाधान समाज को, शैक्षिक समाज को और व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको लेते हुए अगर शोध कार्य किया जाएगा तो उनके समाधान सबके लिए उपयोगी होंगे और उन पे लगाया गया समय और धन वेस्ट नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो भी प्रॉब्लम ली जाए या जो समस्या ली जाए वो अनुसंधानकर्ता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी हो। बहुत इंटरेस्ट नहीं तो कम से कम इतना इंटरेस्ट उसको कोरिलेट कर लेना चाहिए अपने जीवन काल से, अपने शैक्षिक काल से, कि इस पर रिसर्च करने से हमें क्या लाभ होगा और हम ये लाभ दूसरों तक कैसे पहुंचा पाएंगे,
तब अनुसंधानकर्ता बहुत अच्छी तरह मोटिवेट होकर काम करता रहेगा और बीच बीच में उसको जो मानसिक रूप से स्ट्रेस या चिंता या और जो विपत्तियाँ टाइप की उसको लगती हैं वो सामने नहीं आएंगी, क्योंकि वो मोटिवेटेड होगा, हर समस्याओं को पार करते हुए अपने अध्ययन विषय पर कार्यरत रहेगा। रिव्यू ऑफ द रिलेटेड रिसर्च, हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से संबंधित है। ये अगर आपने टॉपिक ऐसा ढूंढा है कि वो आपके इंटरेस्ट का है, समाज के इंटरेस्ट का है, शैक्षिक जगत के इंटरेस्ट का है, तो आपको उससे संबंधित रिव्यू और रिलेटेड लिटरेचर पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आप सही तत्व ढूंढ के अपने रिसर्च में डाल पाएंगे और अपने रिसर्च को, अपने शोध कार्य को और उपयोगी बना पाएंगे। एक पॉइंट तो ये। दूसरा ये कि अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर या शोध का सर्वेक्षण जो पहले हो चुके हैं उन शोध का विश्लेषण और उनका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो उनके अध्ययन से आपको ये ज्ञात होगा, ये विज़न आएगा कि हम अपनी रिसर्च में किन तत्वों को किन मेथड्स को यूज़ करें कि हमारी रिसर्च भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी उपयोगिता के आधार पर समाज के सामने, शैक्षिक जगत के सामने आ सके और जो रिसर्च की जाए, जो शोध कार्य किया जाए, वो अच्छे परिणाम, अच्छी उपयोगिता से सबके समक्ष आए और हमारी मेहनत को एकदम से सबके सामने ला सके। इसके लिए जो उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जितनी रिसर्च पहले के वर्षों में हो चुकी है उनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है और उनका अध्ययन डिटेल में करके, उनसे विज़न लेके अपने शोध कार्य में उनका उपयोग करके इनसाइट का प्रयोग किया जा सकता है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने एरिया और अपने टॉपिक से संबंधित जितने भी माध्यम हो सकते हैं उनसे अपने विषय को, शोध कार्य को कोरिलेटेड करके, विज़न लेके अपने रिसर्च कार्य में मेथड या स्टैटिस्टिक या जो भी सैम्पलिंग उसके उन्हीं के आधार पर आप कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिलेटेड लिटरेचर में जर्नल्स हैं या जो प्रीवियस में रिसर्च हो चुकी हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट की बुक्स भी हैं, उनके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं और उनका विश्लेषण करके उनको अपने प्रपोज़ल में ऐड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इन रिसर्चेस को देखकर या अध्ययन करके हमने प्रपोज़ल तैयार किया है और इसके आधार पर आगे का जो हमारा रिसर्च वर्क है वो प्रभावित होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, रिसर्चर को प्रॉब्लम जो भी ले, जो भी टॉपिक ले, उसकी सार्थकता के बारे में पूर्णतः मालूम होना चाहिए और अपने प्रपोज़ल में ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे कि शोधकर्ता के कार्य को कोई भी पढ़े तो उसको स्पष्ट हो कि इस अध्ययन की सार्थकता क्या है, ये अध्ययन क्यों किया जा रहा है और शोधकर्ता स्पष्ट कर सके कि इस शोध कार्य से की सार्थकता समाज के लिए क्या है, शैक्षिक जगत के लिए क्या है, व्यक्तिगत रूप से क्या है, विद्यार्थियों के लिए क्या है, शिक्षार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, राष्ट्र के लिए इसकी उपयोगिता क्या है। जब उपयोगिता आप पहले से निर्धारित कर लेंगे तो आपको अपने टॉपिक से संबंध की उपयोगिता समझ में आएगी और उसको कार्य करने में आपको उत्साह रहेगा कि हम कोई निरर्थक काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिसका कोई परिणाम ही हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा या किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके रिजल्ट्स और जिस शोध कार्य को करने के बाद इससे कई लोग लाभ उठा सकेंगे। तो हमारी प्रेरणा और उत्साह या शोधकर्ता का प्रेरणा और उत्साह बना रहेगा और वो ये बता पाएगा
कि इसकी सार्थकता क्या है। तो हर एक रिसर्चर को या शोधकर्ता को अपने शोध कार्य की सार्थकता पूर्णतः मालूम होनी चाहिए और उसको अपने प्रपोज़ल में लिख भी देना चाहिए, जिससे कि सभी लोग इसको जान सकें और वो भी इस चीज़ को निरंतर समझ सके कि हमारी शोध कार्य की सार्थकता क्या है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमने एरिया डिसाइड कर लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया, लेकिन टॉपिक को स्टेटमेंट फॉर्म में रखना बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक कला भी है। हम किसी से पूछें कि आपकी समस्या क्या है, आपका एरिया क्या है, तो बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, प्रपोज़ल तैयार करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी समस्या का स्टेटमेंट बहुत ही कुशलता से कम शब्दों में और सार्थक शब्दों के साथ उसको प्रस्तुत किया जाए, जिससे कम शब्दों में स्पष्ट हो जाए कि हमारी समस्या क्या है और हम किन किन तथ्यों को, वेरिएबल्स को, चरों को सम्मिलित कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट इतना स्पष्ट हो कि कोई भी देखे या शोधकर्ता भी देखे तो उसको स्पष्ट हो कि हमें इस शोध कार्य में क्या करना है और कैसे किन स्टेप्स का पालन करते हुए हमको अपनी रिसर्च को पूरा करना है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में जो शब्दों का प्रयोग किया जाए वो स्पष्ट हो और द्व्यर्थक ना हो और एकदम इंडिकेट करते हों कि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं और कैसे अध्ययन कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। अब जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है उनमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। वो शब्द जो होते हैं, उनके जो टर्म्स होते हैं, उनका टेक्निकल टर्म्स जो है वो क्या है और उनका अर्थ क्या है। हर एक शब्द का कई अर्थ हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट में उसका अर्थ अलग हो सकता है। जैसे वैल्यू शब्द का अर्थ इकोनॉमिक्स में कुछ और है, साइकोलॉजी में कुछ और है और एजुकेशन में कुछ और है। तो आपको अपनी रिसर्च में जो भी टर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि टेक्निकली उस टर्म की डेफिनेशन आप क्या चाहते हैं और किस परिभाषा के आधार पर आप उस शब्द का प्रयोग अपने शोध कार्य में करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी शब्द हैं, उसमें जितने भी शब्द आए हैं उनका आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन भी उसकी डिसाइड करके ज़रूर लिखनी चाहिए। ये शोधकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आपको आपकी रिसर्च को थोड़ी क्वालिटी प्रदान करता है, गुणवत्ता प्रदान करता है कि रिसर्चर एक गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहा है। उसको मालूम है कि हमारे टर्म की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, उसने पूर्णता से अध्ययन किया है। शब्द से लेकर हर एक चीज़ का अध्ययन अत्यंत गुणता से और वस्तुनिष्ठता से होना चाहिए, तभी शैक्षिक क्षेत्र की रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ सकती है। वरना आपको तो मालूम है कि साइंस में जो रिसर्च होती है उनकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है और शैक्षिक जगत में जो होती हैं उनका ही मान के चलते हैं सभी लोग कि उनकी गुणवत्ता उतनी नहीं होती। तो अपने विषय की अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, जो उसमें अध्ययन है, उसमें क्लियरिटी लानी होगी। उसमें आपको इतना गुणता से अध्ययन करके प्रस्तुत करना होगा कि हम लोग की शैक्षिक जगत की रिसर्च भी उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत हो सकें जैसे और सब्जेक्ट में, साइंस वगैरह में होती है। साइंस में कुछ ज़्यादा ही साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपने शैक्षिक जगत की रिसर्च को, शोध कार्य को साइंटिफिक बनाने के लिए हम गुणता से अध्ययन करके इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी अध्ययन को करने के लिए अगर हम उद्देश्य निर्धारित कर लें, किसी भी कार्य को हम करते हैं अगर उसको योजनाबद्ध करना है तो उद्देश्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। और शोध कार्य तो
बहुत ही उच्च कोटि का कार्य है। शोध करने के लिए हमको बहुत सी जानकारी चाहिए होती है, तो शोधकर्ता भटक ना जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो टॉपिक को देखते हुए, अपने एरिया को देखते हुए उद्देश्यों को निर्धारण करें, वरना वो तो अध्ययन ही करता रह जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा हमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो अगर आप उद्देश्य निर्धारित करके अपने प्रपोजल में रख लेते हैं तो आपकी रिसर्च का विज़न भी सही बना रहेगा और ऑब्जेक्टिविटी रहेगी आपके रिसर्च कार्य में, शोध कार्य में। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण बहुत ध्यान से करना चाहिए और स्पेसिफिक टर्म्स का यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना चाहिए। और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हों बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, और जितने शॉर्ट में यूज़ किया जा सके। उससे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहेगा कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। लंबे लंबे स्टेटमेंट और लंबे लंबे जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं उनको फिर बाइफरकेट करके ही आप काम कर पाएंगे। इसलिए पहले से ही स्पष्ट और छोटे उद्देश्य बनाते हुए प्रस्तुत करें प्रपोजल में, उनको एक एक करके आप प्राप्त करते चले जाएं। ऑब्जेक्टिव्स जो भी हों उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो एकदम क्लियर हो। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई शोध कार्य में हो जाता है जो कि स्पष्ट नहीं होते और करने वाले को भी स्पष्ट बाद में नहीं हो पाते, और कार्य हो भी जाता है लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं करते। तो आप सरल, स्पष्ट और टेक्निकली साउंड शब्दों का प्रयोग करते हुए उद्देश्यों का निर्धारण करें जो कि आपके टॉपिक से और आपके एरिया से संबंधित हो, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए आप आगे की रिसर्च करते जाएं। उस ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होंगे कि तो आगे की रिसर्च भी स्पष्ट होती जाएगी और आपके कार्य में बाधाएं कम आएंगी, आपकी उपलब्धियां उच्च कोटि की होंगी और काम स्मूथली होता चला जाएगा। तो रिसर्च की जो टेक्निक है ये समझा जाएगा कि रिसर्च की टेक्निक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है, और इस टेक्निक का प्रयोग आप अपने प्रपोजल में ही कर लीजिए तो आपको उससे लाभ होगा। ये टेक्निक अगर आपने बाद में रिसर्च के बीच में सीखी या सोची तो आपका उतना समय तो निकल गया ना। तो कोई रिसर्च करने से पहले सबसे पहले प्रपोजल बहुत ही अच्छी तरह निर्मित करिए, जिससे कि समय, धन और शक्ति तीनों की बचत हो सके और आपका काम बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो सके। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। उद्देश्य निर्धारित हो गए, अब परिकल्पना बनाना है जो कि टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है आपकी प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन नहीं होता, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, जिससे कि आपको टेस्टिंग करनी होती है। आपको अपने ऑब्जेक्टिव के आधार पर हाइपोथेसिस बना के आपको टेस्ट करना होगा स्टैटिस्टिकली कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उसके आधार, जो आपने काम किया था, जो परिकल्पनाएं बनाई थी, वो आपकी अनुसार काम के आधार पर सिद्ध हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का निर्माण भी आपको करते समय ध्यान रखना चाहिए कि टेस्टेबल होती है हाइपोथेसिस। तो आप जो सैंपल ले रहे हैं, जिस हिसाब से आपकी सैम्पलिंग मेथड है, सैंपल है, आपकी पॉपुलेशन है, उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप परिकल्पना का निर्माण करेंगे और सजेस्टिव हो जाएंगे आप कि आपकी टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम का आपको मिला है। डिलिमिटेशंस जो होती हैं वो आपके लिए एक बाउंड्री का काम करती हैं। आप पहले से निर्धारण कर लेंगे कि आपको पॉपुलेशन क्या लेनी है, कितनी लेनी है, कहाँ की लेनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, इन प्रोसीजर क्या होगा, कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, इन सब के मेथड क्या होंगे। इन सब को आप अगर निश्चित कर लेंगे, डिलिमिट कर लेंगे, परिसीमांकित कर लेंगे, तो आपका जो शोध कार्य है वो एक बाउंड्री के अंदर होगा और आप भटकने नहीं पाएंगे। आप उसी के अंदर काम करते हुए अपने
उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे और शोध कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो रिसर्च शुरू की है वो अपने निर्धारित समय पर, निर्धारित धन के अंतर्गत और निर्धारित श्रम के अंतर्गत कंप्लीट हो जाए और उसके परिणाम जो हैं वो लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायक हों। डिलिमिटेशन से आपकी बाउंड्री फिक्स हो जाएगी और आप उसी के अंदर काम करते हुए बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी जो कार्य है उसमें क्वालिटी रहेगी। क्वालिटी के साथ साथ आपको आपका विज़न भी क्लियर रहेगा कि हमको क्या करना है। नहीं तो आप जब डिलिमिटेशन नहीं करेंगे तो बहुत ही ये दिक्कत होगी, बीच बीच में आप सोचेंगे कि कहाँ पर हम कमी कर लें, कैसे हम अपनी शक्ति बचा लें, कैसे। तो ये सब बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रपोज़ल बना रहे हैं तभी आप ये निश्चित कर लीजिए कि आपको कैसे, किन किन जगहों पर क्या क्या निश्चित कर लीजिए कि आपका टॉपिक, आपका विषय, आपका जो डेटा है वो पूरे स्टेट से आपको डेटा लेना है कि आपको 2 शहरों से लेना है कि 1 शहर से लेना है, 4 स्कूल से लेना है कि 10 स्कूल से लेना है। इन सब का जो वर्गीकरण है आप प्रपोज़ल के समय पे करके डिलिमिट कर लीजिए। आपको ये भी उस समय निश्चित करना है कि आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेना है कि सेल्फ मेड टेस्ट लेना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सब आपको निर्धारित करना होगा। अपने प्रपोज़ल के समय पर उसको बताना होगा। मेथड, नेचर एंड अप्रोच ऑफ रिसर्च। मेथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, करेंगे, इसका निर्धारण भी आपको रिसर्च प्रपोज़ल में ही कर देना होगा, जिससे कि उसी मेथड का यूज़ करते हुए आप अपने कार्य को करें। कई मेथड का यूज़ अगर आप करके और अपने शोध कार्य को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये आप पहले ही निश्चित कर लीजिए, क्योंकि उसी के अनुसार टूल लेने होंगे, उसी के अनुसार सैम्पलिंग करनी होगी। आप एक मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसी के अनुसार सारी चीज़ें प्रपोज़ल में इंगित करके और उसको आगे बढ़ाना होगा। मेथड में आप टॉपिक, आपने अगर सर्वे वाला मेथड है तो आप सर्वे मेथड ले रहे हैं तो उसके साथ आप कौन सा मेथड और यूज़ कर सकते हैं, ये सब पहले से डिसाइड कर लीजिए, जिससे कि बीच में डिसाइड करने से आपके डेटा कलेक्शन पर प्रभाव पड़ सकता है और जो आपका रिसर्च है उसके परिणामों पर इफ़ेक्ट आ सकता है। वेरिएबल जो आपने लिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जो आपका टॉपिक है उनको ध्यान में रखते हुए आपको मेथड निश्चित करना होगा कि आप किस मेथड से काम करेंगे। हिस्टोरिकल मेथड, फिलोसफिकल मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करते हुए आप अपने सर्वे को, आप अपने रिसर्च मेथड को निश्चित करके आप शोध कार्य कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। आप जब आपने सैंपल डिसाइड कर लिया, डिलिमिटेशन हो गया, तो आपको ये निश्चित करना होगा कि डिज़ाइन ऑफ द स्टडी क्या होगी। वेरिएबल्स, उनका कॉन्सेप्चुअल, स्ट्रक्चरल और स्पेसिफिक मेंशन करते हुए डेटा कलेक्शन कैसे होगा, इन सब को इनका डिज़ाइन तैयार करके आपको रिसर्च में प्रस्तुत करना होगा। रिसर्च डिज़ाइन से आप एक खाका बना लेते हैं कि आपको रिसर्च में क्या करना है, आगे किन किन स्टेप को फॉलो करते हुए आपको रिसर्च अपनी कंप्लीट करनी है। स्टेप है सैंपल एंड सैम्पलिंग। इसके लिए आपको डिसाइड कर लेना है प्रपोज़ल बनाते समय ही कि हमें कितना सैंपल लेना है और कहाँ से लेना है, और इसके लिए सैंपल लेने के लिए किस सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करना है, उसी मेथड को यूज़ करते हुए
आपको सैंपल कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्शन करके अपने रिजल्ट्स को निकालना है। सैंपल की यूनिट जो है वो फिक्स होनी चाहिए और साइज़ इतना लेना चाहिए कि उसमें स्टैटिस्टिक लगाने के बाद आपके रिजल्ट्स पर इफ़ेक्ट ना पड़े और रिजल्ट्स जो आए उनके अनुसार प्रेडिक्शन किया जा सके। सैंपल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉपुलेशन को इंगित करने वाली होनी चाहिए कि वो पॉपुलेशन की विशेषताओं को आपके सामने रख सके। सैंपल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत ऑब्जेक्टिविटी रखनी चाहिए और सैंपल चुनते समय किस मेथड को यूज़ करना है उसको ध्यान में रखते हुए प्रपोजल में लिख के उसका पालन आगे रिसर्च में करना है। टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण, कोई भी शोध कार्य आप करें तो उसमें किसी उपकरण या उपकरण की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप डेटा ले पाएँ और जिसके आधार पर आपके रिजल्ट्स जो हों वो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव हों। टूल स्टैंडर्डाइज भी लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रपोजल में ही के समय ही निश्चित कर लेना है कि अपने वेरिएबल का मेज़र करने के लिए आपको किस स्टैंडर्डाइज टेस्ट का प्रयोग करना है। उसका अच्छी तरह अध्ययन करके कि जिस पॉपुलेशन के लिए आपने वो टूल लिया है वो टेस्ट उस पॉपुलेशन के लिए बना है या नहीं, और उसमें जो आप ज्ञात करना चाहते हैं अपने शोध कार्य में उससे संबंधित उसमें प्रश्न या उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसमें मेज़र करने के लिए हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को देख के डिसाइड करके प्रपोजल में लिखना चाहिए और उसी के आधार पर आगे की रिसर्च में उसका उपयोग करना चाहिए। यदि आपको किन्हीं कारणों से स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप स्टैंडर्डाइजेशन के टेस्ट के स्टेप्स को फॉलो करके सेल्फ मेड टेस्ट बना सकते हैं और अपने रिसर्च कार्य में इस बात को लिख सकते हैं कि हमने टेस्ट बनाने के जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के जो नॉर्म्स थे, जो स्टेप्स थे, उनको फॉलो करके सेल्फ मेड टेस्ट बनाया और उसको उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म सब निर्धारित करके आप उस टेस्ट का प्रयोग अपने अनुसंधान में कर सकते हैं और रिजल्ट्स उससे प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। प्रपोजल में, रिसर्च प्रपोजल में आपको ये भी निश्चित पहले से करके लिखना है कि आप डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, कितने स्टेप्स में करेंगे, कितने बार करेंगे और किस तरीके से उसको पूरा करेंगे और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके किस स्टैटिस्टिक मेथड से आप अपने डेटा का एनालिसिस करेंगे। आपका अगर आप का जो रिसर्च कार्य है वो क्वालिटेटिव है तो आपको उस ढंग से उसका कलेक्शन और ट्रीटमेंट देना होगा, और क्वांटिटेटिव है तो उस हिसाब से आपको स्टैट की टेक्निक्स निर्धारित करके प्रपोजल में लिख के निश्चित करके तब आपको अपने रिसर्च कार्य को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी। इस रिसर्च कार्य के प्रपोजल बनाने में जिन बुक्स का, जर्नल्स का, रिपोर्ट का, आर्टिकल्स का और अन्य डॉक्यूमेंट्स का आपने यूज़ किया है उसको, और वेबसाइट का जो यूज़ किया है उन सब का विवरण आपको बिब्लियोग्राफी में देना होगा। बिब्लियोग्राफी बनाने का भी कई मेथड होते हैं, लेकिन आप APA मेथड से बिब्लियोग्राफी का निर्माण कर सकते हैं और अपने प्रपोजल में बता सकते हैं कि इन बुक्स, जर्नल्स और रिपोर्ट और आर्टिकल्स, वेबसाइट इत्यादि का उपयोग करके, उनका अध्ययन करके हमने अपने शोध कार्य के प्रपोजल को बनाया है।
इन्हीं स्टेप के साथ आज के व्याख्यान को मैं विराम देना चाहूँगी और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप अगर इस व्याख्यान को सुन रहे हैं तो इसमें जो कमियां हैं वो आप उसका फीडबैक मुझे दें, जिससे कि आगे के व्याख्यानों में जो व्याख्यान प्रस्तुत किए जाए मेरे द्वारा उनमें उन कमियों को दूर किया जाए। धन्यवाद।